एक्सपायरेशन बोलते हैं निः श्वसन को। निः श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन CO2 और नाइट्रोजन 21%, ऑक्सीजन CO2 0.03%, नाइट्रोजन 78%, सांस अंदर लेने की क्रिया को निः श्वसन बोला जाती हैं। और एक्सपायरेशन बताए थे, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निः श्वसन बोलते हैं। उसमें सांस क्या करते हैं, बाहर हम छोड़ते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 17%, CO2 की मात्रा 4.6%, नाइट्रोजन की मात्रा 78%। फिर हम बताए थे प्रमुख श्वसन अंग बताए थे। जलीय जीव जो होती हैं गिल्स से सांस लेती हैं। गिल्स क्या होती हैं, ये इंग्लिश रूप है। क्लोम हिंदी रूप होती हैं। गलफरा संस्कृत रूप होती हैं। कीट जो होती हैं वो श्वास नली से सांस लेती हैं। श्वास नली को बताए थे ट्रेकिया बोला जाता है। टेडपोल जो कि मेढक का बचपन की स्थिति टेडपोल होती हैं और वह गिल्स से सांस लेती है। निष्क्रिय जो मेढक होती हैं वह त्वचा से सांस लेती हैं, यानी कि निष्क्रिय अवस्था यानी भूमि के अंदर चल जाता है तो मेढक त्वचा से सांस लेता है। जबकि बिच्छा को हम बोले थे बुकलंगस से सांस लेती हैं। और मानव जो सांस लेती हैं वो फेफड़ा से सांस लेती हैं। फिर हम मानव का श्वसन मार्ग बताए थे कि जब मानव जब श्वसन करती हैं तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को श्वसन मार्ग बोला जाती हैं। श्वसन मार्ग के अंतर्गत हम बताए थे नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियली, ब्लड सेल, ये 10 स्थान हम बताए थे जहाँ से जिस मार्ग से सांस अंदर सेल तक पहुँच पाती है। अब हम डायफ्राम भी बताए थे। डायफ्राम क्या होती हैं, ये वक्ष गुहा के नीचे होती हैं। उदर गुहा जो होती हैं, पेट जो होती हैं उसके ऊपर होती हैं। यह संयोजी ऊतक का बना हुआ होती हैं। निः श्वसन में 75% योगदान जो होती हैं डायफ्राम के ही होती हैं। यानी डायफ्राम जो होती हैं वो सांस को बाहर छोड़ने में मदद करती हैं। गर्भवती महिला में निः श्वसन डायफ्राम का महत्वपूर्ण भूमिका खत्म हो जाती हैं, जिससे रिब्स हेल्प करता है गर्भवती महिला में और सांस को बाहर छोड़ते हैं। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति को अचानक मौत हो जाती है। तो ये इतना चीज़ हम पार्ट फर्स्ट में बता दिए थे। तो पार्ट फर्स्ट जो कि अच्छा से समझ के पढ़ना है तो आपको श्वसन तंत्र का पार्ट फर्स्ट देखना चाहिए ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। चलिए आज हम जो हम बताए थे 10 जो मानव का जो श्वसन मार्ग बताए थे 10, उसे हम बारी बारी से रिवीजन कर समझ लेते हैं। वो चीज़ सारे चीज़ों को हम धीरे धीरे आसानी से उसे समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का श्वसन तंत्र का पार्ट 2 वीडियो जो नासा छिद्र से स्टार्ट करते हैं। नासा छिद्र जो होती हैं ये क्या होती है, तो नासा छिद्र जो होती हैं जो नाक का अगला भाग जो होता है, नाक का अगला भाग होती हैं और इसी भाग में क्या जाती हैं, हवा जो हम लेते हैं वो जाता है। ठीक है, वायु जो हम लेते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं, तो नाक के अगले भाग में जाती हैं। इसमें बाल होते हैं, क्या पाई जाती हैं, आप देखे होंगे कि नाक के अंदर क्या होती हैं, बाल होती हैं। और इस बाल का काम क्या होती हैं कि जो हम जब हम बाहर निकलते हैं तो धूड़ी गर्दा उड़ता है, वो धूड़ी गर्दा को अंदर जाने से बचाता है। तो नासा छिद्र आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाक का अगला भाग होती हैं। इसमें वायु अंदर जाता है, इसमें बाल भी होते हैं जो धूड़ी उड़ी को रोकने का काम करती है। फिर हम नासिका कपाट समझते हैं। यह नाक का पिछला भाग होती हैं। यह नाक का पिछला भाग जो होती हैं, इसका मतलब है कि नाक के अंदर एक हड्डी होता है, वो हड्डी ही कपाट होता है जो नासिका कपाट कहलाते हैं। यानी नाक का जो पिछला भाग होती हैं वो क्या होती हैं, नासिका कपाट होती हैं। इसमें क्या होती हैं, इसमें म्यूकस होता है। इस क्या होता है, म्यूकस का आकार कैसा होता है, ये चिपचिपा होती हैं। ये कैसा होती हैं, चिपचिपा होती हैं। आप नाक के अंदर जो हड्डी है, हड्डी के पास आप उंगली सटाइएगा तो ये चिपचिपा निकलेगा। तो चिपचिपा निकलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर्दी हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो नासिका कपाट के पास म्यूकस है। इस म्यूकस का काम क्या होती हैं, तो जो धूड़ी उड़ी को बाल नहीं रोक पाया था, जो धूड़ी उड़ी के पास जो नाक का जो अगला भाग जो बताया थे नासा छिद्र, उसमें बाल जो रोक नहीं पाया था, अब ये नासिका कपाट में जो म्यूकस है वो क्या करेगा, उस धूड़ी को रोक देगा और अंदर नहीं जाने देगा।
फिर बाद में 2-3 दिन के बाद जब यह सूख जाता है तो उंगली से निकाल के उसको हटा दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, नकटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नकटी बोला जाती है। नासिका कपाट में ही ओलेफैक्टरी लोब होता है। क्या होता है, ओलेफैक्टरी लोब होती हैं। अब ओलेफैक्टरी लोब का काम क्या होती हैं कि जैसे मान ले कि किसी का सुगंध है, मेरा नाक समझ लेता है कि ये सुगंधित चीज़ है और दुर्गंधित चीज़ है। तो नाक दोनों चीज़ को पहचानता है, सुगंधित चीज़ को और दुर्गंधित चीज़ को। तो आखिर कौन पहचान लेता है, नाक का कौन ऐसा पार्ट है जहाँ पर पहचान हो जाता है। तो नाक में जो ओलेफैक्टरी लोब होता है नासिका कपाट में, वही सुगंधित चीज़ों को और दुर्गंधित चीज़ों को पता कर लेता है। ये ओलेफैक्टरी लोब जो होती हैं, एक लोब होता है जो सुगंध को आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रेन के कार्पोरा पहचानता है। यानी जब हम सेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर कार्पोरा को हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप जान लीजिए कि ओलेफैक्टरी लोब का संपर्क जो होती हैं कार्पोरा से होती हैं, जो ब्रेन का भाग है वही आइडेंटिफाई करता है सुगंध चीज़ को या दुर्गंध चीज़ों को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नासिका कपाट क्या होती हैं। इसमें म्यूकस होती हैं जो चिपचिपा होता है, और यहाँ पर सर्दी नहीं, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि नाक में सर्दी है, बल्कि यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ होती हैं जो बाल रोक नहीं पाया था धुलकन को, ये म्यूकस क्या करता है, उसको चिपका लेता है और बाद में यही नकटी का रूप ले लेता है। फिर नासिका कपाट समझे। नासिका कपाट के पास हम फेरिंग्स समझते हैं। फेरिंग्स को हिंदी में क्या बोला जाती हैं, ग्रसनी बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं, ग्रसनी बोला जाती हैं। इस ग्रसनी में जो होती हैं कहाँ होता है, सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे। तो ग्रसनी जो होता है वह नासिका कपाट के पीछे होता है, या हम बोल सकते हैं कि नासिका कपाट के नीचे होती हैं, और मुख जो गुहा है उसके ऊपर होता है। क्या, मुख गुहा के ऊपर होता है और नासिका कपाट के नीचे होता है। तो ग्रसनी हम समझ गए कहाँ पर होता है। तो जो नासिका कपाट होता है उसके नीचे होता है, और जो गला होता है यानी मुख गुहा जो होती हैं उसके ऊपर होता है। इसमें वायु और भोजन दोनों जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब आप भोजन करते हैं, जब आप भोजन करते हैं तो कभी कभी आपको वोमिटिंग आ जाता है। कभी कभी आप क्या करते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं। तो आप कभी कभी मुंह से वोमिटिंग आ जाता है, तो कभी कभी देखते हैं कि नाक द्वारा क्या होता है, वोमिटिंग बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब ग्रसनी से क्या होता है, भोजन और वायु दोनों जाता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि फेरिंग्स में हवा और भोजन दोनों जाने आने का मार्ग होता है। तो ग्रसनी आपको समझ में आ गया होगा। स्वर तंत्र जिसको हम लैरिंग्स बोला जाती हैं, स्वर तंत्र जिसको क्या बोला जाती हैं, लैरिंग्स बोला जाती हैं, ये आवाज़ निकालने में मदद करता है। ठीक है, स्वर तंत्र जो होती हैं वो आवाज़ को निकालने में मदद करता है। यानी आप आवाज़ कैसे निकालते हैं, स्वर तंत्र के वजह से निकालते हैं। ये होता क्या कहाँ है, तो ये होता है ग्रसनी के जस्ट नीचे होती हैं। यानी फेरिंग्स के नीचे क्या होती हैं, स्वर तंत्र जिसे लैरिंग्स बोला जाती हैं। इसका काम होती हैं आवाज़ को निकालना। ये गला में होती हैं, और आप गला को दबाइएगा तो आपको आवाज़ नहीं निकलेगा। यानी होता कहाँ ये है, ये गला में होती हैं जिसे लैरिंग्स बोला जाती हैं। अब लैरिंग्स में एक कपास पाई जाती हैं जिसे हम सी आकार के पाई जाती हैं, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब खाना जब खाते हैं तो कभी हिचकी आने लगता है। अब हिचकी क्यों आता है, बहुत लोग बोलता है कि हिचकी आने का संपर्क क्या होता है कि आपको कोई याद कर रहा होता है, इसलिए आपको हिचकी आता है। आज आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हिचकी खाते वक्त क्यों आ जाता है। तो समझिएगा, लैरिंग्स के नीचे में एक कपास होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन जो है श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में चल जाता है।
ठीक है। ये क्या करता है भोजन, श्वास नली में न जाकर ये कहाँ चला जाता है, ग्रास नली से आप पेट में चला जाता है। लेकिन जब हम खाना जब खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उपरांत मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है, या तो हम किसी को याद करने लगते हैं, दिमाग वहाँ पर चला जाता है। और एपिग्लोटिस जो होती हैं उसे बताना होता है कि कौन सा वायु है और कौन सा भोजन है, कौन सा वायु है और कौन सा भोजन है। आप एपिग्लोटिस को बताइएगा तभी वो आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि एपिग्लोटिस का काम होता है आइडेंटिफाई करना, कौन वायु है कौन भोजन है, वो कौन आइडेंटिफाई करता है, एपिग्लोटिस आइडेंटिफाई करता है। ताकि वायु अगर रहेगा तो वायु वाले मार्ग में चला जाएगा, और जो भोजन होगा तो भोजन वाले मार्ग में चला जाएगा। तो ये एपिग्लोटिस पहचान जाता है। और ये पहचान कौन करवाता है, तो मेडुला ओब्लंगाटा, यानी जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो ब्रेन का पश्च भाग में होती हैं मेडुला ओब्लंगाटा। ये जो होती हैं एपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है। यानी कि जब आप खाना खा रहे थे तो आपको बताना आप क्या खाए, वायु लिए या भोजन लिए, तो ये आइडेंटिफाई तो किया एपिग्लोटिस, लेकिन कौन आइडेंटिफाई कौन करवाया, आपका ब्रेन करवाया। यानी मेडुला ओब्लंगाटा क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करवाती हैं। आइडेंटिफाई करवाते हैं कि जो भोजन आ रहा है वो भोजन है, वो वायु नहीं है। और जो हवा लेते हैं वो आइडेंटिफाई करता है कि ये हवा है, ये भोजन नहीं है। तो आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, ये एपिग्लोटिस करती हैं। और एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लंगाटा करता है। मेडुला ओब्लंगाटा कहाँ होती हैं, तो मस्तिष्क जब हम पढ़ेंगे तो मस्तिष्क का पिछला जो भाग होती हैं सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा होती हैं। तो वही ओब्लंगाटा जो होती है मेडुला ओब्लंगाटा, ये एपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है। तो जब हम खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस वर्क करता है। और जब हम खाना खाते हैं और मेरा दिमाग कहीं और चला जाती है, यानी कहने का मतलब हम किसी को याद करने लगते हैं, तो खाना जो होता है ना वो चला जाता है हवा वाले मार्ग में। क्या, हवा वाले मार्ग में चल गया, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और है, उसका दिमाग तो कहीं और सोच रहा है। तो खाना जो है वो भोजन मार्ग में न जाकर हवा वाले मार्ग में चला जाती हैं। तो हवा वाले मार्ग में जाएगा भोजन, तो वहाँ तो लंग्स होती हैं, वहाँ क्या होता है, फेफड़ा होता है। अब फेफड़ा देखेगा तो वो तो हवा को लेता है ना, वो तो भोजन को थोड़े ले पाएगा। तो वो लंग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पीछे से हच्चक दबर मारता है और भोजन को ऊपर की ओर ढकेल देता है। तब लोग क्या बोलती हैं कि आपको हिचकी आ रहा है। जब ऊपर की ओर कौन ढकेलता है, जब ऊपर की ओर लंग्स ढकेलेगा ना तभी आपको हिचकी आएगा। तब लोग क्या कहते हैं कि आपको हिचकी आ रहा है, आपको कोई याद कर रहा है। भला आप समझिए, याद तो आप कर रहे थे, कहीं और दिमाग कहीं आपका और गया हुआ था, और लोग क्या बोलते हैं कि आपको कोई याद कर रहा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किसी को याद कर रहे थे या आपको कोई याद कर रहा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिचकी कैसे आता है, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, एपिग्लोटिस जो होता है वो कंट्रोल करने का काम करती हैं, आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं। हवा जो होती हैं और भोजन, दो ही चीज़ तो अंदर जा सकता है। तो हवा जाएगा तो हवा वाले मार्ग में जाएगा ना, और भोजन जाएगा एपिग्लोटिस वाले यानी कि ग्रासनली वाले भाग में जाएगा। अब क्या होगा, जब भोजन ग्रास नली में न जाके हवा वाले मार्ग में चल जाएगा, तब क्या होगा, तभी तो हिचकी आता है, अदरवाइज हिचकी क्यों आएगा। और भाई भोजन जब वायु मार्ग में जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग कहीं और है, आपका जो मेडुला ओब्लंगाटा है वो इस पर काम ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं आप सोच में पड़े हुए हैं, कहीं सोच में डूबे हुए हैं, तभी तो हिचकी आता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जब आप खाते हैं तो हिचकी क्यों आता है। बहुत लोग देहात में बोलते हैं कि आपको कोई याद कर रहा होता है तभी वो क्या होता है, आपको कोई याद कर रहा होता है तब हिचकी आता है। ये एकदम बिल्कुल गलत अफवाह है। हिचकी क्यों आता है, आप किसी को याद कर रहे होते हैं तभी आता है हिचकी, क्योंकि आपका दिमाग क्या होता है, कहीं और होता है।
भोजन कर रहे होते हैं और आपका दिमाग कहीं और चला जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होती हैं, हिचकी आया करती है। आपको समझ में आ गया होगा कि हिचकी क्यों आता है। अब हम ट्रेकिया के विषय में जानते हैं कि ट्रेकिया स्वर तंत्र के बाद के भाग जो होती हैं वो ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया जो होती हैं, ट्रेकिया को हिंदी में क्या बोला जाता है, श्वास नली बोला जाता है। क्या बोला जाती हैं, श्वास नली बोला जाती हैं। तो श्वास जो हम श्वास लेते हैं वो फेफड़ा फेफड़ा के अंदर जाता है। श्वास जो होती हैं फेफड़ा के अंदर जाती हैं, और ये ट्रेकिया जो होती हैं, ट्रेकिया के कारण ही ये सांस फेफड़ा तक पहुंचती हैं। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज की एक परत होती है जिसे हम हाइलिन कार्टिलेज बुला जाती हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज क्या होती हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि ट्रेकिया जो है वो ट्रेकिया जो जो हवा जो जाएगा वो ट्रेकिया के मार्ग के द्वारा ही जाएगा। अब ट्रेकिया मान लीजिए कि वर्क नहीं दोनों सट जाएगा, यानी ये कार्टिलेज की सुरक्षा परत सी आकार के होता है। अगर वो नहीं वर्क करेगा तो क्या दोनों सट जाएगा, और दोनों जब सट जाएगा ना तो क्या होगा, हवा अंदर जाएगा ही नहीं। तो हवा जब अंदर नहीं जाएगा यानी कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ट्रेकिया मेन जिम्मेवार होती हैं, ट्रेकिया सटना नहीं चाहिए। ट्रेकिया जो होती हैं, जो कार्टिलेज होती हैं, वो दोनों सटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कार्टिलेज सट जाएगा ना तो हवा अंदर नहीं जा पाएगा। तो जिम्मेवारी लेती है ट्रेकिया के द्वारा क्या होती हैं, लंग्स में प्रवेश करती हैं ऑक्सीजन। उसके बाद हम ट्रेकिया आगे जाकर दो शाखाओं में टूट जाता है। ट्रेकिया जो होती हैं वो आगे जाकर दो भागों में टूट जाती हैं। अभी हम फिगर भी यहाँ पर लगा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हम फिगर नहीं ड्रॉ कर पाए, याद नहीं रहा, ऐसे हम फ़ोटो यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई पड़ रहा होगा। तो ट्रेकिया कई भागों में दो भागों में विभाजित होती हैं, जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई भी कई भाग में दिखाई पड़ती है, जिसे ब्रोंकियोलस कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम एल्वियोली की बात करते हैं। एल्वियोली का मतलब होती हैं वायु कोष्ठक। क्या मतलब होती हैं, वायु कोष्ठक मतलब होती हैं। इसका काम क्या होती हैं, तो आप ब्रोंकाई के सिरे पर गोल संरचना जो देख रहे हैं, वो क्या है, वो एल्वियोली ही तो है। यानी ब्रोंकाई के जो सिरा पर देख रहे हैं गोल संरचना, वो क्या है, वो क्या है, वो एल्वियोली है, वायु कोष्ठक है। जो हवा हम जो ले रहे हैं ना वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, यही एल्वियोली में स्टोर हो रहा है। और यहाँ से गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कहने का मतलब यह है कि जब हवा जो हम लेते हैं उसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो यहाँ गैसों का विनिमय कहने का तात्पर्य यह है कि एल्वियोली में रक्त कोशिका होती हैं। जब रक्त कोशिका होती हैं तो रक्त में क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन होती हैं। और हीमोग्लोबिन जब कोशिका के अंदर जाता है तो क्रेब्स चक्र चलाएगा। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलाएगा और वहाँ से ग्लूकोज को तोड़ेगा। और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो यही एल्वियोली में आएगा। तो गैसों का विनिमय के मतलब समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन से अब ऑक्सीजन के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये बाहर छोड़ने में मदद करती हैं, इसलिए इसे गैसों का विनिमय बोला जाती है। इसको क्या बोला जाती हैं, गैसों का विनिमय बोला जाती हैं। अब हम फेफड़ा की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा की मदद से ही लेते हैं। तो फेफड़ा कहाँ होती हैं, वक्ष गुहा में होती हैं। कहाँ होती हैं, वक्ष गुहा में होती हैं। और वक्ष गुहा कहाँ होती हैं, तो ये छाती में आप बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में आप छाती बोल सकते हैं कि ये छाती में होती हैं वक्ष गुहा। फेफड़ा कितना होती हैं, तो फेफड़ा दो होती हैं। कितना होती हैं, दो होती हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा जो होती हैं वो बड़ा होता है बायां फेफड़ा से, यानी बायां फेफड़ा से दायां फेफड़ा क्या है, बड़ा फेफड़ा है। अब फेफड़ा ढका किससे होती हैं, फेफड़ा को ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेफड़ा बहुत नाजुक चीज़ है
और ये नाजुक चीज़ है, इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। तो फेफड़ा ढका होता है प्यूरल मेम्ब्रेन से ढका होती हैं। याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ा किससे ढका होता है, तो फेफड़ा प्यूरल मेम्ब्रेन से ढका होती हैं। अब फेफड़ा को कहीं कहीं फुफ्फुस बोला जाती हैं, कहीं कहीं आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेफड़ा को फुफ्फुस बोल दिया गया, और कहीं कहीं प्लमनरी भी बोला जाती हैं। तो याद रखेंगे, फेफड़ा को फुफ्फुस बोला जाती हैं और कहीं कहीं इसको प्लमनरी भी बोला जाती हैं। अब फेफड़ा जो होती हैं वो ब्लड में क्या ऑक्सीजन मिला देती हैं। फेफड़ा का काम क्या होती हैं कि जो हम ऑक्सीजन जो आया है ना उसको ब्लड में मिला दो, और जैसे ही ब्लड में मिलेगा तो ये रक्त को क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा। क्या कर देगा, रक्त को क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा। यानी हम कह सकते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। आप क्या कह सकते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होती हैं, तो आप क्या बोलिएगा, फेफड़ा में होती हैं। यानी फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होती हैं, या हम बोल सकते हैं लंग्स में जो होती हैं ब्लड का प्यूरिफाई करता है। ठीक है, प्यूरिफाई कहाँ होती हैं, ब्लड प्यूरिफाई कहाँ होती हैं, तो फेफड़ा में होती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप कहीं देखे होंगे कि एल्वियली में जो होती हैं, एल्वियली में कहीं छेद हो जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको टीबी हो गया है। याद रखिएगा, जब एल्वियली में छेद हो जाता है ना तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको टीबी नामक रोग हो गया है। और जब एल्वियली जो होता है वायु कोष्ठक जाम हो जाता है, जब एल्वियली जब जाम हो जाता है ना तो डॉक्टर उस बीमारी को नाम दे देते हैं निमोनिया। क्या, यानी निमोनिया कैसे हो जाता है आपको पता चल गया होगा कि एल्वियली जब जाम हो जाएगा ना, वायु कोष्ठक जब जाम हो जाता है तो क्या कौन सा बीमारी हो जाता है, निमोनिया बीमारी हो जाता है। और एल्वियली में यानी वायु कोष्ठक में जब छेद हो जाता है, वायु कोष्ठक में जब छेद हो जाता है तो उस बीमारी को क्या बोला जाती हैं, टीबी बोला जाती हैं। जब एल्वियली पर बलगम जम जाएगा, जब क्या होता है, जब एल्वियली पर बलगम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सारा पूछा गया क्वेश्चन है। एल्वियली पर जब बलगम जम जाता है तो उसे दम्मा बुलाया जाते हैं। क्या बुलाया जाता है, दम्मा। और उसे खांसी जैसा चीज़ होने लगता है, पूरा खांसते खांसते पूरा हालत ख़राब हो जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, दम्मा। क्या बोला जाता है, दम्मा। तो दम्मा रोग, निमोनिया रोग या टीबी रोग कहाँ होता है, तो ये एल्वियली में होती हैं, लंग्स में होती हैं। ये आपको आसानी से याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो अक्सर देखने को मिलता है। अब हम चूँकि ब्लड जो होती हैं, ब्लड प्यूरिफाई कहाँ हो गया, ब्लड प्यूरिफायर हो गया फेफड़ा में। और ब्लड जो होती हैं एल्वियली में ही क्या होती हैं, रक्त कोशिका होती हैं। याद रखिएगा, एल्वियली में रक्त कोशिका होती हैं। यानी रक्त कोशिकाएं कहाँ होती हैं, एल्वियली में होती हैं, जिनमें रक्त पाई जाती हैं। अब रक्त के अंदर क्या होता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होती हैं। अब ये ब्लड जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, अच्छा से डीप नॉलेज वहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि ब्लड के अंदर क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन होती हैं। और एल्वियली जो होती हैं, वही एल्वियली जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। जब ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हीमोग्लोबिन जो होती हैं वो उसका अपना उसका रूप अलग हो जाता है, जिसे हम ऑक्सीमो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होती हैं वो कोशिका में पहुंचकर, यानी कोशिका में पहुंचता है और ऑक्सीजन दे देता है, जिससे ऑक्सीजन जो करता है वो ग्लूकोज में तोड़ देता है। और जब ग्लूकोज टूटता है तो फलस्वरूप क्या निकलता है, CO2 निकलता है। क्या निकलता है, CO2 निकलता है। और यही जब CO2 होता है वही हीमोग्लोबिन वहाँ पर रहता है, और हीमोग्लोबिन उस CO2 को बांध लेता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित कर देता है। यानी हीमोग्लोबिन वहीं पर रहेगा, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 निकलेगा, और वही CO2 को हीमोग्लोबिन बांध लेता है, और बांध के और कहाँ पहुँचा देता है, एल्वियली यानी वायु कोष्ठक तक पहुँचा देता है। जब हम सांस छोड़ते हैं ना
तो यही एल्वियोली में पहुंचकर CO2 बाहर निकल जाता है। और ये प्रक्रिया क्या होता है, लगातार चलता रहता है। जब हम सांस लेंगे तब तक यह चलता रहेगा, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तब उसमें ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन जाएगा रक्त कोशिका में, और रक्त कोशिका में जब जाएगा तो उसमें हीमोग्लोबिन भी रक्त में होता है। वो हीमोग्लोबिन लेकर पहुंच जाएगा कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो छोड़ देता है और ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देगा। और ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ेगा वो CO2 बाहर निकाल देगा, और जैसे CO2 बाहर निकलेगा हीमोग्लोबिन CO2 को बांध लेगा और बांध के फिर वायु कोष्ठक तक पहुंचा देगा और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस क्रिया को अब बारंबार चलता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप समझते हैं तो नीचे में सब्सक्राइब बटन है, वहां पर क्लिक कर दीजिए और इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये चैनल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैनल का क्या इम्पोर्टेंस है, आगे चलकर आपको अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। अब हम टाइडल वॉल्यूम के विषय में समझते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम होता है कि एक बार में हम जितना सांस लेते हैं भर के, एक बार में जितना हम भर के सांस लेते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाती है। यानी कि एक बार में एक बार में हम कितना सांस लेते हैं, एक बार में लगभग हम आधा लीटर क्या करते हैं, सांस लेते हैं। एक बार में हम कितना सांस लेते हैं, तो आधा लीटर हम सांस लेते हैं एक बार में। अब एक मिनट में हम कितना श्वसन करते हैं, तो वयस्क 16 से 18 बार श्वसन करते हैं। यानी कि एक मिनट में 16 बार हम श्वसन करती हैं। और अब एक बार जब हम सांस भर के लेते हैं तो कितना लेते हैं, 500 ml यानी कि आधा लीटर। और एक मिनट में 16 बार क्या करता है, श्वसन लेता है। यानी एक मिनट में 16 पचे 80, यानी 8 लीटर क्या करती हैं, 8 लीटर का कैपेसिटी होती हैं। यानी एक बार जब हम सांस भर के लेते हैं तो कितना लेते हैं, एक मिनट में 8 लीटर तक हम क्या करते हैं, 8 लीटर तक हम सांस को अंदर लेते हैं। यानी टाइडल वॉल्यूम के द्वारा हम एक बार में 8 लीटर तक हम क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं एक मिनट में। तो मेरे ख्याल से टाइडल वॉल्यूम आपको समझ में आ गया। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी एक होता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब हुआ कि एक बार में जितना हम सांस लेते हैं उसको हम टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। एक बार में जितना हम सांस लेते हैं उसको टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। अब हम जो सांस लेने में यदि परेशानी हमको हो रहा है या किसी को हो रहा है, क्या सांस लेने में अगर किसी बीमारी के कारण चाहे किसी चीज़ के कारण आपको परेशानी हो रहा है सांस लेने में, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब वेंटिलेटर मशीन के द्वारा क्या करते हैं, उसको सांस देते हैं। क्योंकि किसी भी जब ज़्यादा परेशान हो जाता है, जब ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होता है, तो वेंटिलेटर मशीन जो कृत्रिम सांस दे आती हैं। और इसमें जो होती हैं ऑक्सीजन के, इस सिलेंडर में वेंटिलेटर मशीन जो होती हैं इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दी जाती हैं। चूँकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती हैं, ऑक्सीजन क्या होती हैं, बहुत भारी होती हैं। ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन क्या होती हैं, बहुत भारी होती हैं, इसलिए इसमें हीलियम मिला दी जाती हैं। वेंटिलेटर जो मशीन होती हैं इसका प्रयोग कहाँ होती हैं, आईसीयू में होती हैं। क्या होती हैं, आईसीयू में होता है। इंटेंसिव केयर यूनिट इसका मतलब होती हैं क्या, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसमें क्या होती हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर का प्रयोग होती हैं। यानी कि जब मरीज का हालत बहुत गंभीर हो जाता है तो ही आईसीयू में इसको लेते हैं। जब सांस लेने में बहुत ज़्यादा जब परेशानी होता है तभी डॉक्टर क्या करते हैं, आईसीयू में लेते हैं और वहाँ पर वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग करती हैं, जिसमें क्या होती हैं, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दी जाती हैं। अब अगर पहाड़ पर आप सिलेंडर को ले जा रहे हैं, ठीक है, आप सिलेंडर को यदि पहाड़ पर ले जा रहे हैं
तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम का ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाती हैं। लेकिन जब समुद्र के गहराई में ले जाती हैं, अगर कम गहराई पर ले जा रहे हैं तो सिलेंडर को क्या ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाना पड़ेगा। लेकिन समुद्र के अगर अधिक गहराई पर जा रहे हैं लेके, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग कर सकते हैं। वयस्क मानव में जो श्वसन की दर होती हैं वो 14 से लेकर 18 तक संभव है, और बच्चा में जो होती हैं श्वसन दर जो होती हैं वो 14 से 30 बार हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे वयस्क में कितना श्वसन दर होती हैं, 14 से 18 होता है। बच्चा में कितना होता है, 14 से 30 होता है। आज का वीडियो सेकेंड पार्ट में मैंने सीखा नासा छिद्र क्या होता है, नासिका कपाट क्या होती हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वलाई, ब्लड सेल, ये सारे चीज़ को हम लंग्स, टोटल वॉल्यूम, टोटल लंग्स कैपेसिटी, सांस अंदर लेने में परेशानी, वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग होता है। सिलेंडर में क्या क्या होती हैं, पहाड़ पर जाते हैं तो क्या होती हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती हैं। कम गहराई पर जाते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती हैं। अधिक गहराई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम होती हैं। वयस्क मानव में जो होती हैं श्वसन दर 14 से 18 होती हैं। बच्चा में 14 से 30 होता है, 14 से 30 होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप लिख दीजिए। और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक और पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का लगेगा। श्वसन तंत्र का एक और वीडियो आएगा पार्ट 3। आप उसको देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।